तो नमस्कार करता हूं एक बार सभी को इस छोटे से प्रयास इंस्पायरिंग माइंड्स अ टॉक पॉइंट पे वेयर यू स्पीक वर्ल्ड लिसन्स। तो ये एजुकेटर्स के लिए है और एजुकेटर्स के द्वारा है। तो टीचर्स डे स्पेशल में आप सभी का वेलकम है और आज हमारी गेस्ट हैं मिस प्रीति शर्मा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं द ऑफिसर्स आईएएस इंस्टीट्यूट जम्मू में। तो मैम प्रीति मैम, वेलकम करते हैं आपको इस छोटे से प्लेटफॉर्म, नहीं कहूंगा, छोटे से प्रयास में। Thank you so much for having me here. In fact, I'm very thrilled to get this program underway. सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ दैट यू हैव स्टार्टेड सच प्रोग्राम जहाँ एजुकेटर जो है वो अपने ओपिनियन को, अपनी बातों को जो है वो आपके ऑडियंस के सामने रख सकती है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्रीति मैम, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, छोटे से प्रयास में आए हैं। मेरा ये मानना है कि कभी कभी छोटी छोटी स्टोरीज जो होती हैं ना, छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं, वो बड़ी बड़ी स्टोरीज लिख देती हैं। तो हो सकता है कि ये जो आइडियाज हैं ये किसी के काम आ जाए। मेरे तो काम आएगी ही, बट किसी और के भी काम आ जाए। ठीक है। तो जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देखेगी, जब भी आप देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जितने भी गुरुजन यदि इस वीडियो को देखेंगे तो उनको मेरा प्रणाम है, और उनके चरण को स्पष्ट छू कर मैं ये उनको वंदना करता हूँ, उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि टीचर्स की मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। प्रीति मैम जो हैं वो मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया कि जो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती है और वहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैम, सबसे पहले आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपना एजुकेशन के बारे में, मीन्स अब कहाँ कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई और फिर कैसे आपको ये शौक आया, कैसे आप में ये क्यूरियोसिटी जनरेट हुई कि मुझे लोगों को सिविल सर्विसेज के लिए ट्रेन करना है। ओवर टू यू मैम। सबसे पहले आपकी सारी ऑडियंस को मेरी तरफ से ए वेरी हैप्पी टीचर्स डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज। एजुकेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन ही जो है वो आपकी लाइफ को जो है वो चेंज करती है। और मेरे ख्याल से कि एजुकेशन जो है के पास इतनी पावर है कि वो एक सोसाइटल चेंज ला सकती है। तो मेरा जो एजुकेशन जर्नी थी वो बड़ी टू एंड फ्रो रही है, बिकॉज मेरे फादर, मैं खुद बिलोंग करती हूँ पुंछ से, तो मेरे फादर जो हैं वो कभी जम्मू और कभी पुंछ उनकी ट्रांसफर होती रहती थी। तो मेरी जर्नी भी जो है वो स्टार्टिंग की ऐसी ही रही। लेकिन उसके बाद जो मेरी हायर एजुकेशन है वो बेसिकली जम्मू से हुई है। और मैंने जो है वो जम्मू से मायर कॉलेज, जिसको आज हम मायर कॉलेज बोलते हैं, मॉडल एकेडमी थी वो पहले, तो वहां से मेरी 12th हुई है एंड देन ग्रेजुएशन। और उसके बाद मैंने पीजी जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में किया था। एंड देन मैंने स्टार्ट किया था अपनी सिविल सर्विसेज को जर्नी जर्नी को जब स्टार्ट किया, तो तब मैंने अपना जो सेकेंड मास्टर्स है वो मैंने हिस्ट्री में किया था। तो इसीलिए बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी एजुकेशन की। और उसके बाद और भी बहुत सी डिग्रीज जो है वो मेरे पास हैं। लेकिन शुरू से ही, एज आई टोल्ड यू, कि मेरा शुरू से ही आई वॉज पैशनेट अबाउट कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। एंड आफ्टर 2012 तो फिर मैंने ये प्रिपरेशन जो थी वो स्टार्ट किया था। बट वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी में क्या होता है, यू नेवर नो। इन 2006 आई चूज बिटवीन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एंड like entrepreneurship. देन आई मूव टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। और 2016 के बाद मैंने अपना अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया, जहां मैं आईएएस और जेकेएस के स्टूडेंट्स को जो है वो अब कोचिंग देती हूँ। मैम, जहाँ तक सिविल सर्विसेज की बात है, तो जितने भी स्टूडेंट्स यदि इस वीडियो को जब देखेंगे, तो मैं बता दूं कि चूंकि मैम का रुझान जो है वो सिविल सर्विसेज की तरफ है, तो आज का हमारा जितना भी डिस्कशन होगा, इंटरेक्शन होगा, वो सिविल सर्विसेज को लेकर ही होने वाला है। तो ये उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, फाउंडेशनल स्टेज पे हैं, सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इसमें बहुत नॉलेज उनको मिलने वाली है। तो प्लीज़ इंटेक्ट रहें और पूरा वीडियो अच्छे से इसको देखें। तो मैम, आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा था कि 16 में और 16 के बाद 18 में एक शिफ्ट आया था, कि जहां जेकेएस जो है वो आईएएस पैटर्न पे चला गया। ठीक है। तो उस पैटर्न पे अभी भी जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी एडजस्ट करने में, क्योंकि
एक ऑफ कोर्स है कि एक डिफरेंस है बिटवीन द यूपीएससी एंड द स्टेट सर्विसेज। पहले था 2016 में, अब तो पैटर्न लगभग एक जैसा हो गया है। तो थोड़ा सा बच्चे कैसे प्रिपेयर रहें इसके लिए, इस पैटर्न को कैसे समझें और फिर आगे प्रोसीड करें, थोड़ा सा इस पे मैम आप रोशनी डाल दें ताकि बच्चे समझें इसको। श्योर। बेसिकली जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये एग्जाम देना है, तो उनके लिए तो पैटर्न को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी भी है, क्योंकि अब उनको ऑल टुगेदर जो है वो नए सब्जेक्ट्स के साथ, कंपोनेंट्स के साथ स्टार्ट करना है। जो पुराने प्रिपरेशन करे उनके लिए थोड़ा शिफ्ट करने में प्रॉब्लम थी, बिकॉज पहले दो ऑप्शनल्स थे और अब एक ऑप्शनल है, और जीएस का जो कंपोनेंट्स है वो ज्यादा है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके दिमाग में एक चीज बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि थिंग्स डिड नॉट चेंज ओवरनाइट। ये याद रखें कि चीजें ओवरनाइट चेंज नहीं होती हैं। आपको टाइम चाहिए, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम चाहिए होते। कई बार बच्चे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके 4 महीने में, 5 महीने में ये प्रिपरेशन, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। आपको थोड़ा टाइम देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको जो है इस प्रिपरेशन को करना पड़ेगा, बिकॉज ये इंडिया का और इवन जेएंडके का, अगर हम जेकेएस की बात करें, एक सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और इंडिया में यूपीएससी आईएएस को एक प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है। तो ऐसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स के लिए आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है सिलेबस को, उनको डी कोड करना है, एंड देन आपको जो है वो फिर अपनी प्रिपरेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है वो करनी पड़ेगी। खासकर मैं बार बार बच्चों से ये बात जरूर कहती हूँ कि कंपोनेंट्स को लेके बच्चे बहुत डायलिमा में जो है वो रहते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है उनको, क्योंकि जो मेन सब आपने देखा होगा, जीएस के जो कंपोनेंट्स हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको शायद वो स्किप कर देते हैं या इग्नोर करते हैं। मैंने बहुत बार देखा, और ज्यादातर क्वेश्चन उनसे आ रहे हैं। अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, इकोलॉजी की बात करेंगे, ज्योग्राफी में बच्चे जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी पे बहुत फोकस करते हैं, बट ह्यूमन ज्योग्राफी पे बच्चे जो है वो फोकस नहीं करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे बच्चे फोकस नहीं करते। तो ऐसी जगहों से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आज आ रहे हैं। तो दैट मीन्स मेरा ये कहना है कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले आप पैटर्न को अंडरस्टैंड करें कि पैटर्न क्या है, और उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करके फिर एग्जाम के नेचर को अंडरस्टैंड करें और सिलेबस को डीकोड करें, और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और टाइम टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू दिस एग्जामिनेशन। तो मैम, चूंकि मैंने कहा था ये में सवाल अक्सर मेरे माइंड में आता है, और बच्चों के भी लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब, किस स्टेज पे आके या कौन सी क्लास में आके उनको ये फील करना चाहिए या उनको फील हो जाना चाहिए कि सिविल सर्विसेज ही उनका गोल है। और फिर अ, एक प्रॉपर ढंग से जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो कौन सी क्लास से वो स्टार्ट कर सकते हैं। गोल को फील करना और प्रिपरेशन स्टार्ट करना, दोनों में डिफरेंस है। फीलिंग जो है वो पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि फीलिंग आएगी तो फिर वो इंटरेस्ट जनरेट होगा सीखने का। तो आप इसमें क्या समझती हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें प्लीज। एब्सोल्युटली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरेस्ट। हर कोई स्टूडेंट जो है वो आईएएस नहीं बन सकता, हर एक स्टूडेंट जो है वो केएस नहीं बन सकता। सबसे पहले तो आप ये रिकॉग्नाइज कीजिए, अपना पोटेंशियल, अपने कैलिबर को रिकॉग्नाइज कीजिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। और काफी जल्दी बच्चे ये समझ जाते हैं, 11th 12th 9th 10th 11th 12th जो होती है वो एक रिक्विजिट एज होती है, जहां बच्चा ये समझ जाता है कि मुझे बेसिकली करना क्या है। जब अगर किसी भी स्टूडेंट को ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं वो कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आफ्टर 12th इज द राइट टाइम। वो क्यों मैं आपको कहूंगी कि आफ्टर 12th इज द राइट टाइम, बिकॉज 12th से लेके जब हम 12th क्वालिफाई करते हैं, जब हम पास करते हैं, तो पूरा जो ग्रेजुएशन का जो 3 to 4 years का जो स्पैन होता है, उसमें एक प्रेशर बहुत कम रहता है, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए उस तरीके का प्रेशर नहीं होता जो 12th क्लास में होता है, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन के बाद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बातें होने लगती हैं, सोसाइटी की तरफ से बहुत प्रेशर आने लगता है। तो ये जो आपके 3 से 4 साल है ग्रेजुएशन के, ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे ना तो आपका सोसाइटी का कोई प्रेशर होता है, ना आपको नौकरी का कोई प्रेशर होता है। तो आप आराम से इस टाइम पे अपनी कोचिंग जो है वो स्टार्ट आप कर सकते हैं। कई बार पेरेंट्स जो है वो बच्चों को 9th क्लास में ही होते हैं और हमारे पास लेकर आ जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि ये एक स्टेज है, ये बेसिक स्टेज है बच्चों की, जहां उन्हें अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू करने दीजिए। उसके बाद ही आप 12th, एटलीस्ट आई थिंक 12th
करने के बाद जो एज है, जो 4 साल का जो गैप होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक, ये बेस्ट टाइम है आपकी प्रिपरेशन का। तो जो भी आपकी ऑडियंस ये सुन रही है, वो प्लीज अपने बच्चों को आफ्टर 12th जो है वो कोचिंग इजिली जो है वो करवा सकते हैं। तो प्रीति मैम, आपके लिए बड़ी कंग्रेचुलेशंस की बात है और मुबारक देता हूं मैं आपको कि इंस्टेड ऑफ कि आपने खुद क्वालिफाई करने के बजाय आपने ये चूज किया कि क्यों ना आपके थ्रू बहुत से ऑफिसर्स निकलें, और शायद इसीलिए आपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ही रख लिया द ऑफिसर्स। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि खुद बनना और दूसरों को बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद बनते तो शायद एक ऑफिसर बनते, आपके थ्रू हो सकता है हजारों बन जाएं। तो वो मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन जो है वो सोसाइटी के लिए ज्यादा अच्छा है। और वैसे भी एजुकेटर्स का काम ही है सोसाइटी के लिए एक अच्छा रोल प्ले करना, जो कि आप कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं मैम। मैम, प्रीलिम्स जब भी होता है, एक चीज जो मुझे जाननी है, जो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ, बच्चे तो जानेंगे ही जानेंगे, कि कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे मेंस का नॉलेज नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेंस, बट मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा और मेरे मन में आ गया कि भैया मैंने क्वालिफाई करने का सोच रखा है मैंने कि मैं करूंगा कुछ ना कुछ इसमें। तो फिर, क्योंकि प्री और मेंस में गैप बड़ा कम होगा, जो क्वालिफाई जब आप कर भी दोगे तो गैप बड़ा कम होगा, तो क्या पहले आपको मेंस पे पकड़ बनानी जरूरी है प्री में जाने से पहले, या प्री जब दे तो सिर्फ प्री पे ही फोकस करें? कुछ इस तरीके का अगर आप बताएं तो। बिल्कुल, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डिसीजन होता है किसी भी स्टूडेंट का अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, योर प्रिपरेशन शुड बी इंटीग्रेटेड। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप पहले प्रिलिमिनरी करेंगे, फिर आप मेंस करेंगे और फिर आप इंटरव्यू करेंगे। इट कैन नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज ये एक कोचिंग की जो है वो स्ट्रेटेजी हो सकती है, और जो पहले होती थी ट्रेडिशनल पैटर्न पे ऐसे ही होता था। लेकिन अब जब से जीएस के कंपोनेंट्स जो है वो बढ़ चुके हैं और जीएस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटीग्रेटेड वे में जो है अपनी स्टडीज को स्टार्ट करें। दैट मीन्स कि आपका प्रिलिमिनरी और मेंस जो है वो साइमल्टेनियसली होना चाहिए। जब भी आप कोई चैप्टर उठाते हैं, तो उस चैप्टर को जब भी आप पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं या कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, तो जब आप उसकी होलिस्टिक तरीके से जब आप उसको समझ लेते हैं, तो आपको उसके एमसीक्यूज भी साथ साथ सॉल्व करने चाहिए, और प्लस उसकी जो आंसर राइटिंग है वो भी साथ साथ करनी चाहिए। तभी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट टाइम पे भी कर पाएंगे और उसे कंसोलिडेट भी कर पाएंगे। इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आज आप प्रिलिमिनरी पढ़े और 6 महीने के बाद आप मेंस पढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यू हैव टू गिव योर टाइम फर्स्ट। मैंने पहले भी आपको बताया, एटलीस्ट आप एग्जाम देने से पहले 6 से 7 महीने या एटलीस्ट 1 ईयर पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, या 2 ईयर्स पहले भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। लेकिन आपको जब भी एग्जाम स्टार्ट करना है, आपको इंटीग्रेटेड वे में ये स्टडीज जो है उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो मैम, मैंने ये अक्सर देखा है और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी देखा है कि जब वो, हालांकि उनको मेंस पे अच्छी पकड़ है, मतलब दे डिजर्व टू क्वालिफाई द मेंस, बट कभी कभार मैंने ऐसे लोग भी देखे इवन के जो अब क्वालिफाई कर चुके हैं, जो केएस को क्वालिफाई कर चुके हैं, वो भी कई बार प्री में रह गए। मतलब वो दे डिडंट क्वालिफाई प्रीलिम्स, although they have a good hold on the mains। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि प्री में ऐसा क्या मंत्रा है कि वो मंत्रा जो है इंसान पकड़ के रखे कि भैया प्री क्वालिफाई करना है तो ये तीन चार चीजें आप याद रखो। तो वो तीन चार चीजें अगर आपके माइंड में कोई हैं तो प्लीज आप वो बच्चों को बताएं, क्योंकि अब तो हम देने से रहे। मैं चाहता हूं कि जो जनरेशन आए, जो सिविल सर्विसेज का सोच रही है, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री क्वालिफाई करेंगे, सिक्के का एक पहलू ये भी कहता है प्री क्वालिफाई करोगे तभी मेंस में बैठोगे। तुम मेंस कितना भी डिजर्व करते हो वो अलग बात है, बट फर्स्टली यू हैव टू क्रॉस द बैरियर ऑफ द प्रीलिम्स। तो वो कई बार मैंने देखा बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट प्री से बाहर हो जाते हैं। तो प्लीज प्री देख मंत्रा इस दें आप। ओके, देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो डायलिमा जो रहता है स्टूडेंट्स में, वो ये रहता है, उनको लगता है कि प्रिलिमिनरी इज एमसीक्यूज बेस्ड ना, तो वो क्या करते हैं कि बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। मैं सभी बच्चों को ये बात कहती हूँ कि जब भी आप प्रिलिमिनरी की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस को आप क्रैम नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू क्रैम एवरी एंड ईच टॉपिक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट को कंसेप्चुअली समझिए, हर स्ट्रांग। टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझिए।
जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ऑटोमेटिकली बन जो है जाएगी। वो होने लगेगी। जैसे मैं अगर आपको हिस्ट्री की बात करूं तो बहुत से बच्चे डेट्स याद करने शुरू हो जाते हैं, हिस्ट्री की बहुत सी डेट्स बच्चे याद करते हैं। इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप इतने वास्ट हिस्ट्री की डेट्स सारी याद कर लेंगे। ऐसे कर लेकिन लेंगे। अगर आप सीक्वेंस को पकड़ेंगे, अगर आप सीरीज ऑफ जो इवेंट्स हो रहे हैं अगर आप उनको पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली डेट्स जो है वो आपको याद हो जाएंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चे आज प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा बूस्ट कीजिए रादर देन फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इवन कि मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट और लेना चाहती हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप अब ले लो, नेचर ले ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो जेकेपीएससी हो, चाहे वो जेकेएसएसबी क्यों ना हो, अब फैक्चुअल डेटा बहुत कम आता है। लो। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा ज्यादातर असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन रीजनिंग पर ज्यादा आ रहे हैं। इसी के असर्शन साथ साथ स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं रादर देन कि वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एग्जाम आपका कोई बैंकिंग का एग्जाम या फिर आपका कोई नहीं। छोटा मोटा कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ही मंत्र है प्रिलिमिनरी का एंड दैट इज कि आपको हर टॉपिक की एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डेप्थ नॉलेज फिर हो। आपको क्रैम करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, वरना बार बार आप क्रैम करते रहेंगे, बार बार इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करते रहेंगे तो वो कभी भी आपके काम नहीं आएगी। अ, तो आई होप कि बच्चे, जो बच्चे भी, जो जो एस्पायरेंट सुन रहे होंगे तो ये माइंड में उनके गया होगा। तो ये तो एक क्लियर कट सी बात है कि आज का दौर कुछ और है, 10 साल पहले का दौर कुछ और था। पहले क्वेश्चंस सीधे आते थे, आज क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है। घुमा के मतलब कि आपको उसकी कंसेप्चुअल डेप्थ, आप कितना आपने उसको पढ़ रखा है, उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो सच्ची बात है। दैट्स वाई तो कंपटीशन का स्फीयर आप देखें वो कितना बड़ा हो गया है ना। तो उसकी वजह भी यही है, क्योंकि अब आम क्वेश्चन तो बच्चा 1 मिनट में कैच करता है। इसीलिए जो पेपर सेटर्स हैं वो भी ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं कि क्वेश्चन को घुमा के, ताकि पूरी नॉलेज चेक कर, जैसे मैडम ने कहा ना अभी आपके सामने, कि यू हैव टू अटेन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट। अदरवाइज थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा इकट्ठा करने से काम नहीं बनने वाला। तो मैम अब चलते हैं आगे। अ, यदि कोई मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाता है, मैं तो चाहता हूं मैक्सिमम करे, अब तो जितनी सीट्स होंगी उतने ही करेंगे रेशियो के हिसाब से। तो मेंस के लिए कैसे स्किल्स होने चाहिए, किस तरीके का आपको लिखना चाहिए? क्योंकि कई कई बच्चे ये भी समझते हैं कि सिर्फ अटेम्प्ट। हाल ही में एक मेरे रिलेटिव ने एग्जाम दिया तो वो कह रहा भैया मैंने सारे अटेम्प्टेशन करके आया हूँ। मैंने उसका कहा खाली अटेम्प्टेशन भी मैटर नहीं करती है, दो अटेम्प्टेशन मैटर करती है, बट खाली अटेम्प्टेशन भी मैटर नहीं करती। तो उस पे आप बच्चों को अगर कोई मैसेज देना चाहें, एस्पायरेंट्स को, कि मेंस के लिए क्या, किस चीज पे फोकस रखें, कौन कौन से एरिया हैं कंसर्न के जिन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओवर टू यू मैम। देखिए मेंस जो होता है वो प्रिलिमिनरी से ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। प्रिलिमिनरी में आपको जरूरत होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करें, लेकिन मेंस में जरूरत होती है कि उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से आपको कॉन्क्रीट करना है। क्योंकि मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो अगर आपने देखा होगा तो वो 4 से 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं। फैक्चुअल मींस कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ ली कि हाउ मेनी डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसमें आपको कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ही है, वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको लिखने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होगा। कोई क्वेश्चन होता है जहां आपको आपको जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाता है, तो वहां पे आपका माइंड सेट और आपके क्वेश्चन की डिमांड बिल्कुल डिफरेंट, आंसर की डिमांड बिल्कुल डिफरेंट होगी। और कहीं पे आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे क्वेश्चन की डिमांड बिल्कुल डिफरेंट होती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आपने कहा कि आपके कजन ने कहा मैंने पूरा अटेम्प्ट तो किया, लेकिन क्या जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मेंस की अप्रोच के लिए आपको आंसर की डिमांड क्या है, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। और उसकी अप्रोच सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होगी, उसमें आपकी क्रिटिकल एनालिसिस भी होनी चाहिए, उसमें आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं और उसमें काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। और प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंस डिमांड करता है कि आपके स्टैटिक पोर्शन और आपके करंट का एक बैलेंस होना चाहिए। दैट मीन्स करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन का एक बैलेंस होना चाहिए, तभी आप जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएंगे। आपने बड़ी बार देखा होगा कि बच्चे स्टैटिक पोर्शन को बहुत पढ़ते हैं लेकिन करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ते।
जबकि सारे क्वेश्चंस अगर आप पिछला पैटर्न देखेंगे 2020 के बाद से जो जितना भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें 50 से लेके 60% तक पोर्शन पूरा करंट अफेयर्स का होता है विद अमेलगमेशन विद द स्टैटिक पोर्शन। तो इसीलिए मैं बच्चों को ये कहूंगी कि मेंस में आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग, आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका स्टैटिक पोर्शन है। तो दोनों का अमेलगमेशन जरूर होना चाहिए। तो मैम यहाँ पर एक चूंकि हम जानते हैं नए पैटर्न में जीएस के 4 एग्जाम 4 पेपर्स हैं, और जीएस आई थिंक 1000 मार्क्स कवर करता है नए पैटर्न में। तो अगर, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है 1000 मार्क्स सिर्फ जीएस के हैं, जहां पहले आई थिंक कम होते थे, ये 2 ही पेपर होते थे। हम्म। तो जीएस पे पकड़ बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये तो एक फैक्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जीएस एक समुंदर है, उसको पकड़ना, समुंदर को कैसे कोई पकड़े। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्रोच टूवर्ड्स द 100%, हाउ वी कैन अप्रोच टू परफेक्शन, ऑल्दो वी कांट बिकम परफेक्ट बट स्टिल वी कैन अप्रोच टूवर्ड्स द परफेक्शन। तो वो जीएस में परफेक्शन अटेन करने के लिए मैम क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं जो आप सुजेस्ट करते हैं बच्चों को? किस तरह की मैगजीन्स पढ़नी चाहिए? न्यूज़पेपर अगर पढ़ें तो किस लेवल का पढ़े? ठीक है, अगर कोई नाम भी आप रिकमेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहते हैं स्पेशली, वो भी कर सकते हैं। ओवर टू यू। आ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैंने देखा है कि बच्चों के पास ना आजकल एक क्लिक में इतनी इंफॉर्मेशन है कि उनको समझ ही नहीं आता, रैंडम इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहती है और बुक्स की आदत बच्चों को बहुत कम है। अच्छी तो बात। मैं हर बच्चे को ये बात जरूर कहूंगी कि आपको यूट्यूब पे हर दिखा चीज जो मिल रही है या गूगल से आपको जो चीज मिल रही है, जरूरी नहीं है कि वो चीज आज रेलिवेंट। चलिए। तो सबसे पहले आप बुक्स को पढ़ने की आदत डालिए, और बहुत ज्यादा बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो घूमते रहते बेसिक हैं हर बुक्स हैं तरफ। जो आपका बेस बनाती हैं वो है आपकी एनसीईआरटीज। जी जी जी। तो हर बच्चे को एनसीईआरटीज जरूर पढ़नी चाहिए, ये मैं जरूर बच्चों को बोलूंगी। और हर कंपोनेंट की एक स्टैंडर्ड बुक भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जैसा डेफिनेटली। कि आपने कहा कि मैं रिकमेंड अगर करूंगी, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटी की बात करती हूँ तो लक्ष्मीकांत जो है उसको मैं जरूर रिकमेंड करती हूँ बच्चों को, क्योंकि मुझे मैंने वो खुद भी पढ़ी और मैं जानती हूँ कि उससे काफी पेपर जो है वो आप कर सकते हो। लेकिन इनकी ये जो बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको मार्केट से मिल रही है, ये बहुत ज्यादा इकट्ठी करने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक से भी आप अच्छा खासा इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम मेंस में आते हैं तब आपको एक एनालिटिक अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उस एनालिटिक अप्रोच के लिए आप बच्चे जो है वो या तो नोट्स, कहीं अगर उनको अवेलेबिलिटी है तो वो नोट्स ला सकते हैं, और न्यूज़पेपर। इस स्टेज में न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत से न्यूज़पेपर है मार्केट में, लेकिन जो दो न्यूज़पेपर मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, द हिंदू, क्योंकि द हिंदू में क्रिटिकल एनालिसिस आपको मिल जाता है, जहां पे क्रिटिकली बाकी न्यूज़पेपर्स में आपको नहीं मिलता है। तो क्रिटिकल एनालिसिस आपको हर टॉपिक का जो है वो हिंदू में मिल जाता है। और इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको, आप जिसकी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप उस न्यूज़पेपर को जरूर पढ़िए। तो दैट मीन्स आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए आपके बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज प्लस कुछ एक स्टैंडर्ड बुक हर एक कंपोनेंट की वो आपको जरूर पढ़नी है, और प्लस आपको अपना न्यूज़पेपर और नोट्स जो है क्लास नोट्स या फिर जो भी नोट्स आपको अवेलेबल है वो आप जरूर पढ़िए। ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम बेसिकली, इस एग्जाम में ज्यादा ट्रिक्स भी चलते हैं। यहाँ पे हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये इतना समुंदर है कि आप जितना पढ़ते जाएंगे उतनी नीड और बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। मैं यही कहने वाला था, आपने वही लाइन पहले बोल दी कि यहाँ स्मार्ट वर्क की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं। हम पहले सुनते थे कि यार 18-18 घंटा पढ़ने की जरूरत है, 16-16 घंटे में। मैं नहीं समझता कि ऐसा है। आप रेगुलर बेसिस पे अगर 3-3 4-4 घंटे भी दे रहे हैं खुद को, तो आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। बात वही है कि मेन जो फोकस बच्चे को रखना है वो यही रखना है कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू लीव। पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, और ज्यादा घूमना नहीं है। पहले अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो पहले एक पर्टिकुलर बुक को अच्छे से पढ़े, अगर शिफ्ट करना चाहते हैं फिर दूसरी बुक पे जाए। ऐसा ना हो कि आप थोड़ी सी एक बुक पढ़ लें फिर दूसरी की तरफ से। घूमना नहीं है, घूमोगे तो फिर ज्यादा डाउट्स क्रिएट होते हैं। सो एनी हाउ मैम, आप हमारे साथ जुड़े आज, बच्चों को आपने
नॉलेज दी, ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिकॉर्डिंग। और अब मैं चाहता हूं कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं और उनके अलावा जो भी एजुकेटर्स हैं जो स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, यदि आप उनके लिए कोई एक मैसेज दें जिसका एक रोल हो, एक इम्पोर्टेंस हो सोसाइटी के अंदर, तो प्लीज आप मैम 1-2 मिनट लें और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। ओवर टू यू। जितने भी एजुकेटर्स हैं मैं उनके लिए यही कहूंगी कि टीचर्स जो हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेशन बिल्डिंग में। टीचर्स तभी तो टीचर्स डे मनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि आज टीचर्स डे है, दैट मीन्स कि टीचर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो दिया गया है। अगर हम सोसाइटी की किसी भी चेंज को देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एजुकेटर्स की वजह से। मैं आप सबसे जितने भी टीचर्स हैं मैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको टास्क मिला है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं। तो इसीलिए अपनी टीचिंग में, अपने प्रोफेशन में एथिकल जरूर रहिए। मैं सभी टीचर्स को ये जरूर कहती हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और एथिकल जरूर रहिए, मॉरलिटी जरूर रखिए, क्योंकि मॉरल एजुकेशन जो होती है, दूसरी एजुकेशन जितनी भी है वो तो आपको कहीं से मिल सकती है, बट बच्चों को एक मॉरलिटी देना, एक एथिकल लाइंस पे चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी सारी एजुकेटर से यही जो है वो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाइए और अपने बच्चों को नेशन बिल्डिंग करने के लिए जो भी आप सीख देंगे वही आगे जाके वो सीखेंगे। सो थैंक यू प्रीति मैम, आप हमारे इस छोटे से प्रयास पे आए और मैंने मैम को सिर्फ एक ही बार कहा और उन्होंने एग्री किया है, उसके लिए भी मैं हाथ जोड़ के मैम को थैंक यू कहता हूँ कि मैम आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे एक छोटे से फ़ोन कॉल पे आप आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, और आपने जितनी भी नॉलेज दी है, आइए हम फिर मुलाकात करेंगे कभी सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सका तो फिजिकल मोड पे भी मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। मेरा मोटिव ये है कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और आप ऑलरेडी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सपोर्ट आपके साथ है, सोसाइटी आपके साथ है। कीप गोइंग, कीप डूइंग द गुड वर्क, वी ऑल आर विथ यू। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शब्दों के साथ सभी, और जाने से पहले एक बार फिर मैं सभी को कह दूं, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। लाइक, चाहे एक भी लाइक नहीं आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट शेयर जरूर करिए ताकि मैम ने जो बातें करी हैं, इस प्लेटफॉर्म पे जो एजुकेटर आता है, जो बात वो करता है, उनकी बात दूसरे टीचर्स तक पहुंचे। सो थैंक यू अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वन एंड थैंक यू। इट वॉज रियली प्लेजर टू बी हेयर। थैंक यू वेरी मच।